हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात की थी। आज इस चैप्टर को वहीं से आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन कोलाइडल सॉल्यूशन ब्रेक इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हाट मीन्स ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन? लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लवर, यानी कि उसको लाइक करने वाला। यानी कि डिस्पर्जन मीडियम यहाँ लिक्विड को लाइक करेगा। अगर डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज में एक अच्छा खासा अट्रैक्शन होगा तो आसानी से आप कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। लेकिन यहाँ बात करें लायोफोबिक, लायो का मतलब हो गया लिक्विड। लिक्विड क्या है? हमारा डिस्पर्जन मीडियम जो है हमारे जो डिस्पर्जन फेज होगा उससे बहुत ज्यादा हेट करेगा, उसको अनलाइक करेगा, उसको पसंद नहीं करेगा। और जब उसको अनलाइक करेगा तो एक दूसरे को ये डीएम और डीपी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे और आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। कुछ स्पेशल प्रोसेस की हेल्प से हम लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। उन स्पेशल प्रोसेस को ही हम आज समझने वाले हैं। किन किन स्पेशल प्रोसेस से, किन किन स्पेशल मेथड से हम लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन तो डीपीडीएम को आपस में मिक्स करो और आर हैंड थोड़ा सेक कर दो, उसे मिक्स कर दो, तो आप उसको मिक्स कर दोगे तो लायोफिलिक सॉल्यूशन तो तैयार हो जाएगा। लेकिन लायोफोबिक सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा, कुछ स्पेशल प्रोसेस, कुछ स्पेशल मेथड से ही तैयार होगा। अब हम देखते हैं ये जो लायोफिलिक सॉल्यूशन है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या मेथड्स को यूज करेंगे उसकी बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज आपको लिखनी है, ये किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। ये किसके लिए है? लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए है। ऑन द बेस, यानी कि हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज डिस्पर्जन मेथड एंड सेकंड इज कंडेंसेशन मेथड। या फिर हम इसको एग्रीगेशन मेथड भी कह सकते हैं। हम कंडेंसेशन मेथड को एग्रीगेशन मेथड भी कहते हैं और हम डिस्पर्जन मेथड को डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। व्हाट मीन्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन मेथड? देखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और यहाँ पर डिस आ गया यानी कि वो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, कुछ टूटना। यानी कि डिस्पर्जन मेथड में हम क्या करने वाले हैं? ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, जो पार्टिकल होगा, इसका साइज बहुत बड़ा होगा। कोलाइडल लेंथ से साइज पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, यानी कि पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर हमको उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो उसको हमको 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में लाना होगा। इसलिए हम उसको छोटे छोटे पीसेस में कुछ क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है? एक बड़े पार्टिकल को, एक मैक्रोमोलिकुलर पार्टिकल को आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे वो किस में आ जाए? कोलाइडल रेंज में आ जाए। दिस टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड, डिसइंटीग्रेशन मेथड। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना। यानी कि यहाँ पर जो आपके पार्टिकल्स होने वाले हैं वो मैक्रो पार्टिकल्स होने वाले हैं। अगर वो मैक्रो पार्टिकल्स होंगे तो उनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा, यानी कि वो कोलाइडल रेंज में तो नहीं रह गई। अगर आपको उनको कोलाइडल रेंज में लाना है तो उनको छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पार्टिकल से ब्रेक करना होगा, जिसकी वजह से किस में आ जाए? कोलाइडल रेंज में आ जाए। यानी कि आपको उनका साइज कहां से कहां तक करना होगा? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन मेथड। और यहाँ पर हम 2 टाइप के डिसइंटीग्रेशन मेथड की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और इस वाले मेथड को हम ये भी कह देते हैं इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। फर्स्ट इज ब्रेकिंग आर्क मेथड या फिर इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड।
जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मैटर जरूर है और यहाँ कुछ ना कुछ आर्क यानी कुछ चिंगारी प्रोड्यूस होंगी। इसको हम स्टडी करेंगे। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके दोनों मेथड हैं इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट मेथड आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कंडेंसेशन मेथड में, हम जो बात करेंगे एग्रीगेशन मेथड का मतलब क्या है, कंबाइन होना, यानी कि एग्रीगेशन का मतलब क्या है, कंबाइन होना, आपस में जुड़ना। यहाँ पर जो मेथड्स की बात करेंगे वो केमिकल मेथड्स की बात करने वाले। किसकी बात करेंगे यहाँ पर, केमिकल मेथड्स की बात करेंगे। केमिकल मेथड्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन या एग्रीगेशन, केमिकल मेथड्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर हम 4 टाइप के केमिकल मेथड पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज डबल डिकम्पोजिशन मेथड। सेकेंड हम बात करेंगे रिडक्शन की। क्या करेंगे, सेकेंड हम बात करेंगे रिडक्शन की। और यहाँ पर थर्ड हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। और यहाँ पर हम फोर्थ बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आओ और वन बाय वन सभी प्रोसेस की हम स्टडी करते हैं, सभी मेथड्स की स्टडी करते हैं और देखते हैं हम किससे इजीली इन सॉल्यूशन से यानी कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट इज बेरिगार्ड मेथड या फिर इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्रेडिक आर्क मेथड और इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। हम इसके सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ये मेथड है क्या, वो समझेंगे बेटा। देखो, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। यहां पर हम क्या करते हैं, गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, प्लेटिनम का कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, या सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो हमको ब्रेडिक आर्क मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है और सिल्वर होता है, इसका हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है भाई, बहुत बड़ा पार्टिकल होता है और हमको उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स की रेंज में, कोलाइडल रेंज में लाना होता है। आओ समझते हैं किस तरह से हम इन पार्टिकल्स को कोलाइड रेंज में ला सकते हैं। आपने सुना था, देखो लायोफोबिक जो होता है वो क्या होता है आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर। मोस्टली आपको मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर, यानी कि इनके पार्टिकल का साइज बड़ा है और ये आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं कर देंगे। जब इनके पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो उनके पार्टिकल के साइज को हमको कोलाइडल रेंज में लाना होगा। अब समझ सकते हैं, अब हम समझना है हमको किस तरह का सेटअप तैयार करना है जिससे हम गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर के जो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे उनको कोलाइडल रेंज में ला सकते हैं। देखो भाई, इस तरह का हमको सेटअप लेना है। एक हमको कंटेनर लेना है भाई जिसमें हमको वाटर फिलअप करना है। क्या फिलअप करना है, वाटर। और इस कंटेनर को हम एक आइस से भरा हुआ कंटेनर होगा, इस कंटेनर को हम कहां रख देंगे, एक आइस से बड़ा कंटेनर होगा वहां रख देंगे। इस कंटेनर को हम आइस से भरे हुए कंटेनर पर रख देंगे। ये क्या होगी, पूरी आइस। बात समझ में आ रही होगी। एक कंटेनर लेना है जिसमें हमको वाटर लेना है और उस कंटेनर को हम एक दूसरे कंटेनर में रखेंगे जिसमें क्या होगी, आइस भरी हुई होगी। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल ज्यादा समझ में आ गई होगी। अब हमको क्या करना है भाई, जिस मेटल को हमको यानी कि गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर में से यानी कि जिस मेटल का हमको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उस मेटल की हमको 2 रॉड लेनी है भाई। उस मेटल की क्या लेनी है, हमको 2 रॉड लेनी है। बात समझ में आ रही है। जिस मेटल का हमको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है
हमको क्या लेनी है, 2 रॉड लेनी है और एक को हम कैथोड की तरह ट्रीट कराएंगे और दूसरे को एनोड की तरह ट्रीट कराएंगे। एक को हमने किसी तरह ट्रीट करा दिया, एनोड की तरह ट्रीट करा दिया, और दूसरे वाले को हमने किसी तरह ट्रीट करा दिया, कैथोड की तरह ट्रीट करा दिया। बात आपको ज्यादा समझ में आ गई होगी भाई। एक बार दोबारा समझ लो, जिस मेटल का आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उस मेटल की आप रॉड लोगे और एक रॉड को कैटायन यानी कैथोड की तरह ट्रीट कराओगे और दूसरी रॉड को एनोड की तरह ट्रीट कराओगे और इसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट कर दोगे, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दोगे। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर आप इसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करोगे और इसको वाटर में डिप करके रखोगे तो बहुत ज्यादा क्या होंगे, आर्क प्रोड्यूस होंगे, यानी चिंगारी प्रोड्यूस होंगी। क्या प्रोड्यूस है, आर्क प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ रही है। अगर आप यहाँ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होगी भाई, दैट्स इस आर्क प्रोड्यूस होगी। यहाँ क्या प्रोड्यूस होगी, बहुत ज्यादा चिंगारी प्रोड्यूस होगी और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाई वोल्टेज बैटरी दे रहे हो तो मेटल्स जब वाटर में होगा तो चिंगारी प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से इसलिए रॉड है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जब इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो रॉड होगी उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होने के आने लगेंगे भी। यानी कि सपोज गोल्ड की रॉड है तो यहाँ पर गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे, वो टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में यहाँ पर आने लगेंगे। बात समझ में आ रही है। बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। रॉड किसकी बनी हुई है, मेटल्स की। जब ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब आर्क प्रोड्यूस होगी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उस टेम्परेचर की वजह से ये जो गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे, रॉड में से गोल्ड के पार्टिकल डिसोसिएट होने लगेंगे और वेपर्स की फॉर्म में जाने लगेंगे। किस फॉर्म में आ जाएंगे बताइए, वेपर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। एक बार दोबारा समझ लो, जब हम इनको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगी। आर्क प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इस रॉड में से जो मेटल्स है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिसोसिएट होने लगेगा, जिसकी वजह से वो वेपर फॉर्म में जाने लगेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो इस आइस का रोल देखते हैं, एक्चुअली इस आइस का रोल क्या है। अब ये जो आइस होगी, ये जो वेपर्स के, यानी कि ये जो गोल्ड की वेपर्स है, यानी कि जो मेटल्स की वेपर्स है, इट इज अ मेटल वेपर। ये जो मेटल वेपर्स हैं उनको कैप्चर कर लेगी, उनको पकड़ लेगी और उनको नीचे की तरफ सेटल डाउन, उनको कंडेंस कर देगी। बात समझ में आ रही होगी। यानी कि आइस का क्या रोल है, ये जो मेटल वेपर्स, यानी कि जो मेटल वेपर्स ऊपर जा रही होंगी उनको तुरंत कैप्चर कर लेगी, उनको क्या कर देगी, कंडेंस कर देगी, उनको वेपर से किसमें मिक्स कर देगी, वाटर के अंदर ही उसमें प्रोवाइड करा देगी। बात आपको यहाँ समझ में आ रही होगी भाई। ये आइस का रोल दोबारा समझ लो भाई। ये जो आइस होगी, ये जो वेपर्स, मेटल्स की जो वेपर बनेंगे वो कैप्चर करेगी और वाटर के अंदर ही उनको कंडेंस कर देगी। आई होप ये चीज आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। जिस वजह से अब ये जो गोल्ड पार्टिकल है वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाएगा और ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाएगा और ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाएगा और आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। आई होप ये चीज आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक और चीज आपको ध्यान देने वाली होती है, यहाँ पर हम एक और चीज मिक्स करते हैं भाई। देखो ये चीज तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम वाटर में एक चीज और मिक्स करते हैं, KOH इलेक्ट्रोलाइट। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। इस यहाँ पर हम क्या मिक्स करते हैं, हम KOH इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स करते हैं। अब वो हम समझते हैं यहाँ पर KOH इलेक्ट्रोलाइट क्यों मिक्स कर रहे हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे भाई। सपोज दैट कोई कंटेनर था, ठीक है, यहाँ वाटर है। जब ये वेपर्स में बनेगा भाई, सपोज दैट ये वेपर्स में जा रहा है, यानी कि मेटल्स की क्या बनेगी, कुछ वेपर्स बनेंगी, तो वेपर्स में जाएगा तो आइस इसको कैप्चर करेगा और आइस इसको कैप्चर करेगा तो कंडेंस कर देगा भाई। क्या कर देगा, इन्हें कंडेंस कर देगा। अगर ये कंडेंस होंगे तो आपस में एक दूसरे के फिर दोबारा से इकट्ठे ना हो जाए भाई, एक दूसरे में दोबारा से न मिल जाए। एक बार दोबारा समझ लो, और हम दोबारा समझते हैं भाई। देखो आर्क में तो कुछ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, आर्क के पार्टिकल्स, मेटल्स के पार्टिकल निकलेंगे, मेटल के पार्टिकल्स की क्या बनेगी, वेपर बनेगी। आइस उनको कैप्चर करेगा और दोबारा से कंडेंस कर देगा। आइस को कैप्चर करेगा, कंडेंस करेगा, वो मिलके एक दोबारा से एक बड़ा पार्टिकल ना बना लें, वो मिलके दोबारा से एक बड़ा पार्टिकल ना बना ले, इसके लिए यहाँ पर हम KOH इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं भाई, KOH इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं। अगर पार्टिकल, देखो ये जो मेटल्स के पार्टिकल कंडेंस हो गए, मिल जाएंगे, तो उनके पार्टिकल का जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा, वो कोलाइडल रेंज में से बड़ा हो जाएगा, तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी भी।
तो हम कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम KOH इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं। ये जो KH इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका OH नेगेटिव आयन मेटल यानी कि सपोज Au मेटल था उसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाता है। OH नेगेटिव आयन किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा? मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये एक दूसरे में आके मिक्स मिल नहीं सकते भाई, क्योंकि एक दूसरे में मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जितना एक दूसरे के पास आएंगे अब ये एक दूसरे में आएंगे ही नहीं, क्योंकि अब AU पर क्या आ चुका है? नेगेटिव चार्ज हो चुका है। और ये नेगेटिव चार्ज आया किसकी वजह से है? ये KOH इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। जब हमने KOH इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो ये जो आपके गोल्ड के पार्टिकल्स थे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब वो आपस में कंडेंस नहीं होंगे, वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से बड़ा पार्टिकल बना सके। जिसकी वजह से मिक्स नहीं होंगे तो आराम से कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। आई होप ये आपको ब्रेडिक मेथड आसानी से समझ में आ गया होगा। हम सेकंड टाइप के मेथड की बात करेंगे। देखो आप इसको हल्का सा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूरे प्रोसेस को लिख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सेकंड टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज पेप्टाइजेशन। दैट इज पेप्टाइजेशन। अब हम समझते हैं पेप्टाइजेशन एक्चुअल में है क्या, बट द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे। देखो जो हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस होते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT होते हैं भाई, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट होते हैं यानी कि PPT होते हैं, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT होते हैं उनसे हमको कोलाइडल सॉल्यूशन का अगर हम फॉर्म कर लें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT के हेल्प से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्म करेंगे, उस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन करेंगे। देखो PPT फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT से कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन करने का जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। अब हम समझते हैं किस तरह से हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of colloidal solution of freshly prepared PPT, freshly prepared PPT। यानी कि हम क्या करते हैं, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT है उससे कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम समझते हैं किस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है। बाई सेकिंग इन DM हम क्या करेंगे, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT होगा उसको हमको किस में डालना है बेटा? DM में डालना है। और उसको क्या करेंगे, देखो अब हमको क्या करना है, एक PPT लेनी है, सॉरी एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में हमको क्या लेना है भाई? DM डिस्पर्जन मीडियम लेना है, यानी कि वाटर ले लिया, कुछ अदर ले लिया, उसमें यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT को डाल देना है। बात समझ में आ रही है? और कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या डालना है? इलेक्ट्रोलाइट भी डालना है। स्मॉल अमाउंट क्या डालना है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट भी डालना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। हमको क्या करना है, प्रेसिपिटेट लेनी है यानी कंटेनर लेना है जिसमें हमको DM यानी कि वाटर ले लिया, कुछ भी ले लिया, डिस्पर्जन मीडियम लेंगे, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट डालेंगे और कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करेंगे। और इस कंटेनर को क्लोज करने के बाद इसको क्या करेंगे, हम सेक करेंगे। सेक करने से हमारा क्या होगा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमको देखना है ये पेप्टाइजेशन यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में हमने DM और इलेक्ट्रोलाइट डाला तो इसने किस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया, किस तरह से पार्टिकल्स को कोलाइडल रेंज में लेके आए, हम उसकी बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT बाय सेकिंग DM with a small amount of PPT, with small amount of electrolyte। बात समझ में आ रही है आपको? और हमको क्या लेना होता है, स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है।
अब हम समझने की कोशिश करेंगे, अब ये किस तरह से काम करेगा वो हमने समझने का काम है, वो हम समझेंगे यहाँ पर समझ लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई पीपीटी है, ये क्या है, FeOH का होल थ्राइस का हमारा पीपीटी है भाई। हमने एक तुरंत यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनाया है, ठीक है। इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब में पहले से वाटर था और हमने एक इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया, और वो इलेक्ट्रोलाइट जो हमने मिक्स किया था वो था हमारा FeCl3। हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया। आपको एक चीज याद रखनी है, आपको इलेक्ट्रोलाइट ऐसा मिक्स करना है जो पीपीटी में का कैटायन है एनायन, एक चीज में क्या हो, कॉमन हो। पीपीटी का कैटायन या एनायन एक चीज इलेक्ट्रोलाइट से क्या हो, कॉमन हो। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है भाई। हमको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन या एनायन एक होना चाहिए, ऐसा नहीं दोनों हो। इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन और एनायन एक कॉमन हो, किसमें से, इनमें से एक चीज कॉमन होनी चाहिए जो किससे मैच करे भाई, पीपीटी से मैच करेगी। आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया, वो क्या लिया, FeCl3, इसमें Fe और यहाँ पीपीटी में Fe क्या कॉमन है भाई, Fe कॉमन है। अगर ये Fe कॉमन होगा तो Fe पर चार्ज क्या है, एक Fe +3 चार्ज है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ये जो आपका पूरा फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeOH का होल थ्राइस होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पर क्या आ चुका है भाई, अब ये जो सरफेस होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोलाइट को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगी और जो आयन कॉमन होगा वही चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यानी कि यहाँ पर होता क्या, वो मेरे पास लिख लेते हैं। अब क्या होता है, सरफेस ऑफ पीपीटी एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या करेगी, जो यानी कि जो सरफेस पीपीटी का सरफेस होगा वो इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड फॉर्म एंड हम कह सकते हैं एंड एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस, जिससे उसकी सरफेस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चार्ज कौन सा आएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट या पीपीटी में जो चार्ज आयन आपका कॉमन होगा, पॉजिटिव आयन कॉमन होगा, यानी कैटायन अगर कॉमन है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, एनायन कॉमन है तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब एक चीज बताओ, ये जो आपका पीपीटी है उस पर चार्ज आपके जनरेट हो चुका है। अब इस पीपीटी में इतना चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। अब एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो मैं यहाँ पर स्पेस नहीं होने की वजह से इसको यहाँ लिख देता हूं, तो ये यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाएगा, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। अब ड्यू टू मिनिमाइज दिस रिपल्सन पीपीटी ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट, और ये जो स्मॉल पार्ट होगा उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में होगा, यानी कि वो कोलाइडल रेंज में आ चुका होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फोर, ड्यू टू मिनिमाइज दिस रिपल्शन, ड्यू टू मिनिमाइज दिस रिपल्सन, इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए पीपीटी ब्रेक इनटू स्मॉल particles which come into colloidal range, which come into colloidal range। आई होप आपको ये चीज यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यानी कि ये जो आपका पीपीटी है उस पर चार्ज जनरेट हो चुका है। अब ये बहुत ज्यादा चार्ज जनरेट हो जाएगा तो उसको मिनिमाइज करने के लिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से ब्रेक हो जाएगा, और ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से ब्रेक हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कोलाइडल रेंज में आ जाएगा और कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। आई होप आपको ये पूरी चीज यहां तक समझ में आ गई होगी। क्या पेप्टाइजेशन का प्रोसेस है, आओ एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं।
सपोज दैट हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड AgCl का क्या ले लिया, पीपीटी ले लिया। हमने क्या ले लिया, AgCl का फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी ले लिया। उसको हमने टेस्ट ट्यूब में लिया। टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, वाटर, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड AgCl मिला दिया और उसमें हमने क्या मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट। अब आप बताओ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा मिला सकते हैं। देखो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है जो क्या हो, कॉमन हो। यहाँ पर हम एक तो देखो HCl मिला सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कॉमन है, या फिर आप AgCl के साथ क्या मिला सकते हो, AgNO3 मिला सकते हो। क्या मिला सकते हो, AgNO3। अगर आप सपोज दैट अगर आप पहले HCl मिला रहे हो तो कौन सा चार्ज जनरेट होगा भाई, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, Cl नेगेटिव। यहाँ पर Cl नेगेटिव कॉमन है तो यहाँ पर AgCl पर कौन सा चार्ज एक्वायर होगा भाई, पूरी पर नेगेटिव चार्ज होगा। जब AgCl पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए स्मॉल आयंस में ब्रेक हो जाएगा, स्मॉल आयंस में ब्रेक हो जाएगा और कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी भी। अब देखो, अब या फिर हम क्या डाल सकते हैं, AgNO3 डाल सकते हैं। AgNO3 डालेंगे तो AgCl के ऊपर कौन सा चार्ज एक्वायर होगा भाई, कॉमन क्या है, Ag पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो पूरे AgNO3 या AgCl पर यानी कि जो पीपीटी है उसको पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। या जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि उन पार्टिकल के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और ये आपस में कंबाइन होकर बड़ा पार्टिकल भी नहीं बना सकते, क्योंकि सभी पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आई होप ये आपको पेप्टाइजेशन प्रोसेस भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज केमिकल मेथड। हम केमिकल मेथड से किस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं उसकी बात करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ कोलाइडल, थर्ड मेथड इज यानी कंडेंसेशन मेथड, दैट इज केमिकल मेथड। किस तरह केमिकल मेथड से हम कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट थिंग हम बात करेंगे डबल डिकम्पोजिशन मेथड। डबल डिकम्पोजिशन, अगर मुझको आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो मैं किस तरह से आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाऊंगा, हम उसकी बात करेंगे। हम आर्सेनिक ऑक्साइड लेंगे भी, आर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि आर्सेनिक ऑक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे और H2S का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका डबल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे के आयन को ये क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर AS पर चार्ज क्या आएगा, +3, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आएगा, 2 नेगेटिव। यहाँ पर H पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, सल्फर पर चार्ज क्या आएगा भाई, 2 नेगेटिव। पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ एक्सचेंज होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज होगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा भाई, आपका इसका फॉर्मेशन होगा, आपका फॉर्मेशन होगा AH2S3, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आर्सेनिक ऑक्साइड में हमने क्या मिलाया, AgS मिलाया, जिसकी हेल्प से यहाँ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने की वजह से हमारा आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो केमिकल प्रोसेस की हेल्प से भी हम क्या बना सकते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है, इसलिए इस मेथड का नाम भी क्या रखें, डबल डिकम्पोजिशन मेथड। सेकंड अगर हम बात करें रिडक्शन, सेकंड अगर हम बात करें किसकी बात करें, रिडक्शन की बात करें। सपोज दैट आपको क्या करना है, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। आपको किसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, गोल्ड का। तो आप क्या लोगे भाई, गोल्ड क्लोराइड लोगे। गोल्ड क्लोराइड की रिएक्शन आप SnCl2 के साथ कराओगे, और जब गोल्ड क्लोराइड की रिएक्शन आप SnCl2 के साथ कराओगे तो ये जो आपका AgCl3 है, यहाँ पर Ag पर चार्ज क्या है, सॉरी Au पर चार्ज क्या है, +3, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। AuCl यानी कि Au पर चार्ज है +3, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि सिंपल Au में कन्वर्ट हो जाएगा और कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या Ag+3 ऑक्सीजन नंबर था, या Au का सॉरी यहाँ Au का ऑक्सीजन नंबर +3 था, या Au का ऑक्सीजन नंबर 0 है, यानी कि उसका क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है और +3 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो चुका है एंड फॉर्म CuCl4। और आपको रिएक्शन को क्या कर लेना है बेटा, बैलेंस भी कर लेना है। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी किस तरह से हम रिएक्शंस की हेल्प से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और आपको रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है भाई बोर्ड एग्जाम में, मैं वैसे लिख रहा हूँ पर लेकिन आप नोट्स बनाओ तो रिएक्शन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। हम थर्ड टाइप के मेथड की बात करें, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ मेथड इज ऑक्सीडेशन। थर्ड टाइप ऑफ मेथड इज ऑक्सीडेशन। सपोज दैट आपको सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो आपने क्या ले लिया भाई, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड ले लिया और उसमें पहले आपने Br2 का एक्वस सॉल्यूशन मिलाया। तो क्या होगा, यहाँ पर एक चीज बताओ भाई, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीजन नंबर क्या है, -2, और अगर ये S में कन्वर्ट यानी कि 0 में कन्वर्ट हो चुका है और ये क्या बनाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। तो इसका मतलब सल्फर -2 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये चीज तो कंफर्म है। एंड फॉर्म 2HBr, ये चीज आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, H2S की रिएक्शन आप SO2 के साथ करा दो, किसके साथ करा दो, SO2 के साथ करा दो, तब भी यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये -2 से किस में कन्वर्ट होगा, S में, यानी कि 0 ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट होगा और कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। प्लस आपका जो बनेगा दैट इज H2O। और आपको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। इस तरह से हम केमिकल मेथड्स की हेल्प से क्या बना सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। आपने देखा यहाँ हमने सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, अगर आपको फेरस हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना तो किस तरह से बना सकते हो। फोर्थ प्रोसेस हम लिख देते हैं हाइड्रोलाइसिस। आप क्या ले लो, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड ले लो, फेरिक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लो और उसमें उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, वाटर के साथ करा दो। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका OH, इट्स फॉर्म FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl। आज वो चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी किस तरह से हम फेरस हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, यानी कि फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे तो यहाँ पर कोलाइडल फेरस हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।